नया दिन, नई खबर, हर बड़ी खबर पर हमारी नजर, खबर जिसका हम पर, आप पर और देश की सियासत पर होगा असर। और इस बड़ी खबर के हर पहलू पर बजेगा नगाड़ा, क्योंकि यह है जनता का अखाड़ा। नमस्कार, मैं हूं आनंद नरसिम्हन। अखाड़ा में आज सबसे पहले बात उत्तर प्रदेश में चुनावी घमासान की। उत्तर प्रदेश में अगले साल होने वाले चुनाव से सियासी जंग तेज हो चुकी है। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने एक बार फिर अब्बाजान कहकर समाजवादी पार्टी पर तंज कसा है। कुशीनगर में एक कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि 2017 से पहले लोगों को राशन नहीं मिलता था। वहीं समाजवादी पार्टी पर बड़ा हमला बोलते हुए योगी आदित्यनाथ ने कहा कि राम भक्तों पर गोली चलाने वाली तालिबान समर्थक मानसिकता को प्रदेश की जनता कतई बर्दाश्त ना करे। क्या ये राशन 2017 के पहले भी मिलता था? क्योंकि तब तो अब्बाजान कहने वाले राशन हजम कर जाते थे। क्या राम भक्तों पर गोली चलाने वाले राम मंदिर बनाते? क्या गोली चलाने वाले और दंगा कराने वाले कश्मीर से धारा 370 को हटाते? तालिबान का समर्थन करने वाले क्या 3 तलाक को रोकते? तो भाइयों बहनों, फिर इस जातिवादी और वंशवादी मानसिकता को प्रदेश की जनता कतई बर्दाश्त न करे। याद रखना, बिच्छू कहीं होगा तो डसेगा ही। क्या राम भक्तों पर गोली चलाने वाले राम मंदिर बनाते? क्या गोली चलाने वाले और दंगा कराने वाले कश्मीर से धारा 370 को हटाते? तालिबान का समर्थन करने वाले क्या 3 तलाक को रोकते? तो भाइयों बहनों, फिर इस जातिवादी और वंशवादी मानसिकता को प्रदेश की जनता कतई बर्दाश्त न करे। याद रखना, बिच्छू कहीं होगा तो डसेगा ही। योगी आदित्यनाथ ने कांग्रेस पार्टी पर भी तंज कसा था और उनके इस बयान पर कांग्रेस के गौरव वल्लभ ने क्या कहा, ये आपको सुनाते हैं। वापिस उसी पोलराइजेशन पे आ गए। अब्बा जान, मैं तो पूछ रहा हूँ, आप जान साहब, आप कौन से जान हो? मैं तो आपसे पूछता हूँ, आप जान साहब, योगी साहब, आपकी सरकार में लाशें तैर रही थी, उसका जवाब उत्तर प्रदेश के हर व्यक्ति को चाहिए। और हम उत्तर प्रदेश का चुनाव एक पॉजिटिव गवर्नेंस के मॉडल पे लड़ेंगे। योगी आदित्यनाथ ने यह कहा कि भ्रष्टाचार की पृष्ठभूमि जो रची गई और जिस तरह से मिस गवर्नेंस और मैल गवर्नेंस की बात हुई थी 2017 से पहले, उसके बाद की बात कही कि पहले क्या होता था, अब क्या होता है। और योगी आदित्यनाथ ने समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी दोनों को अपने निशाने पर लेकर पूरी तरह से ये कह दिया उत्तर प्रदेश की जनता को। और ये पहली बार नहीं है, दूसरी बार कहा है कि देखिए, आपको तय करना है। बीजेपी से अनिला सिंह हमारे साथ हैं। ये अब्बा जान वाला तंज जो है यूपी की सियासती पिच पर किचकिच है। अनिला जी। अनिला जी, योगी आदित्यनाथ का कहना कि 2017 से पहले आपका राशन तो अब्बा जान खा जाते थे। जो कहा है आनंद, ये बताइए क्या गलत कहा है? बिल्कुल सही कहा है। सत्यता तो यही है, शब्दों का कुछ भी प्रयोग कर लीजिए आप। सत्यता तो यही है ना, तुष्टिकरण की अगर आप राजनीति करेंगे, अपीजमेंट पॉलिटिक्स अगर आप करेंगे, तो उसका नतीजा तो हम लोगों ने देखा है। उत्तर प्रदेश की जनता ने जो 3 बार हमको हैट्रिक वोटिंग की है, तो ऐसे ही थोड़ी ना करती है। और आज की तारीख में जितनी भी योजनाएं हैं, बिना जाति बिना धर्म देखे योग्यता अनुसार सारी स्कीम्स का बेनिफिट भी मिल रहा है। तो बिल्कुल ठीक कहा है सीएम साहब ने। कहीं ना कहीं आरोप ये लग रहा है कि तुष्टिकरण की राजनीति योगी जी कर रहे हैं। तुष्टिकरण की राजनीति समाजवादी पार्टी, बीएसपी ये सब करते थे। कांग्रेस पार्टी को भी उन्होंने आड़े हाथों लिया है, निशाने पर लिया है। उन पर भी भ्रष्टाचार का तंज कसा है। उन पर भी कहा है कि कांग्रेस पहले क्या करती थी, बीजेपी आज क्या कर रही है। अनिला सिंह जी कहीं पर व्यस्त लग रही हैं, फिर से उनसे राब्ता करने की कोशिश करेंगे। लेकिन यूपी के कानून मंत्री ब्रजेश पाठक ने योगी आदित्यनाथ के बयान पर कहा कि पिछली सरकारों में राशन की लूट होती थी। इसी प्रदेश में राशन की बंदरबांट होती थी, लूट होती थी।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा विकास हुआ और सबको अन्न मिल रहा है, राशन मिल रहा है। पहले ये राशन नहीं मिलता था, जो अब्बाजान कहते थे वही राशन रख लेते थे। आप सबको पता है कि इसी प्रदेश में राशन की बंदरबांट होती थी, लूट होती थी। ऐसे कई मामले विभिन्न अदालतों में चल रहे हैं कि गत सरकारों में जो राशन की लूट होती थी, गरीबों को अन्न लूटा जाता था। अब प्रदेश की सरकार और केंद्र की सरकार महीने में 2 बार सभी गरीबों को, वंचितों को निःशुल्क राशन उपलब्ध करा रही है। इसी संदर्भ में आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने कहा। अब योगी आदित्यनाथ के बयान पर कांग्रेस सांसद माणिक्यम टैगोर ने क्या कहा, वो भी आपको सुनाते हैं। उन्होंने कहा कि 2017 के पहले जो राशन बंटता है गरीबों में, वो अब्बा जान बोलने वाले लोग चट कर जाते थे, खा जाते थे। ये कम्युनल हेट्रेड आरएसएस और बीजेपी का और योगी का मंत्र है। और ये लोग गरीब का बारे में भी ऐसे बात करना बड़ा गलत बात है। मीन्स गरीबी रिलीजन का ऊपर है और भगवान, सारे भगवान हम लोग मानते हैं कि मीन्स गरीबी से लोगों को उठाने के लिए। और सरकार में बैठने वाला लोगों का ये गलत सोच और ये इंटेंट और इनका नीति में एक बहुत बड़ा परिवर्तन आना चाहिए। और ऐसे बैठने वाला, ऐसे बात करने वाले लोगों का लोग सही जवाब देंगे इलेक्शन का टाइम पे। अखाड़ा में इस वक्त दिल्ली से एक बहुत बड़ी खबर आ रही है। दिल्ली की सब्जी मंडी इलाके में एक 4 मंजिला इमारत गिर गई है, जिसके मलबे की वजह से, जिसके मलबे में अब कई लोग फंसे हैं, ऐसी खबर आ रही है। बताया जा रहा है कि कुछ महिलाएं और बच्चे मलबे में दबे हो सकते हैं। साथ ही चश्मदीदों ने कुछ मजदूरों के भी मलबे के नीचे दबे होने की जानकारी दी है। हादसे वाली जगह पर राहत और बचाव का काम जारी है। इमारत के मलबे से 2 लोगों को फिलहाल निकाला गया है। फायर ब्रिगेड और पुलिस की टीम भी मौके पर पहुंच चुकी है। अगर आप देख सकते हैं इन तस्वीरों में कि जो स्थानीय हैं वो भी आगे निकल कर आ रहे हैं लोगों की जान बचाने के लिए, और मलबे में जो भी फंसे हैं उनको बाहर निकालने के लिए। बताया जा रहा है कुछ गाड़ियां भी अब मलबे के नीचे दबी हुई हैं। ये ताज़ा तस्वीरें दिल्ली के सब्जी मंडी से, जहां पर एक 4 मंजिला मकान गिर गई है। इसकी वजह की पुष्टि है, उससे पहले जो इस मलबे के नीचे दबे हैं उनको बचाने की कोशिश और जद्दोजहद अभी जारी है। फायर ब्रिगेड, रेस्क्यू ऑपरेशन की टीम के साथ साथ स्थानीय लोग भी जो हैं वहाँ के लोकल्स, वो भी उनकी मदद करने की कोशिश कर रहे हैं और मलबे से लोगों को खींचकर बाहर निकालने की कोशिश कर रहे हैं। बताया जा रहा है कुछ महिलाएं, बच्चे भी फंसे हैं, कुछ वहाँ पर मजदूर हैं वो भी फंसे हैं। 2 लोगों को तो फिलहाल निकाल लिया गया है। अब आप देख रहे हैं कि वहाँ पर लेबर और कई लोग जो स्थानीय हैं वहाँ रहने वाले हैं। दिलीप पांडे आम आदमी पार्टी के हमारे साथ हैं। दिलीप जी, ये जो घटना घटी है इसकी क्या वजह बता सकते हैं कुछ, या आप वहां पहुंच चुके हैं? जी देखिए, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण घटना है, बहुत दुखद घटना है। ये बिल्डिंग जो दरअसल 75 साल पुरानी है और उस क्षेत्र के जो मशहूर एक हलवाई की दुकान है, मिठाई की दुकान है, लक्ष्मण प्रसाद जी की, उनकी बिल्डिंग है। और अभी कुछ दिन पहले लक्ष्मण प्रसाद जी जो मकान मालिक हैं 3 मंजिला इमारत के, उन्होंने ये बिल्डिंग जो है एक बिल्डर को बेची वहाँ पे डिमोलिश करके कंस्ट्रक्शन करने के लिए। हमारे जो हाल ही में वहाँ पे हमारी पार्षद जुड़ी है गुड्डी देवी जी, उन्होंने इसकी लिखित शिकायत भी करी कि भाई ये बिल्डिंग जो डिमोलिश करने की योजना बन रही है, कवायद चल रही है, ये नक्शा पास कराए बगैर या बिल्डिंग डिपार्टमेंट जो सीधे एमसीडी के अधीन आता है उनकी औपचारिकताओं को पूरा किए बगैर इसको बनवाने की कोशिश की जा रही है। आप संज्ञान लें और इसमें रोक लगाएं, क्योंकि इस दुर्घटना की संभावना है। उसको वो बाईपास हुआ, वो जो लेटर गया था यहाँ की वार्ड की कमेटी में और एमसीडी के अंदर हमारी पार्षद था, वो इग्नोर हुआ। ऊपर से इसके बाद बिल्डर ने बेवकूफी करी। बिल्डर की बेवकूफी ये रही कि पुरानी स्थानीय लोगों ने ऑब्जेक्ट भी किया कि ऐसे मत करिए, पर उसने ऊपर से डिमोलिश करने की बजाय न्यू में ड्रिल करना स्टार्ट किया, जिसकी वजह से वो बिल्डिंग डिमोलिश हुई। ऊपर कोई नहीं रहता था, फर्स्ट सेकंड थर्ड फ्लोर कोई नहीं रहता था, लेकिन नीचे एक दुकान चलती थी और उसमें करीब 4-5 मजदूर और माता पिता और 2 बच्चे उनके रहते थे। 2 मजदूरों को निकाला चुका है और अभी भी 7 लोग उसमें फंसे हुए हैं। और अभी मौके पे अगर बात करी जाए तो जो जिले की, दिल्ली की सरकार की क्विक रिस्पांस टीम है वो पहुंच चुकी है। लोकल पुलिस तो वहाँ मौजूद है, बैरिकेडिंग लगा के वहाँ पे फायर टेंडर भी पहुंच चुका है, 3 PCR वैन्स लगी हुई है और रेस्क्यू ऑपरेशन तेजी चलाया जा रहा है। अभी तक किसी के हताहत होने की घटना और ईश्वर से प्रार्थना और कामना करते हैं कि किसी की जान न जगई हो इसमें और सब सुरक्षित हो निकलना है। पर इस बिल्डर के खिलाफ तो फिर कंप्लेन होनी चाहिए दिलीप जी, और आप कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं इससे पहले कि पॉलिटिक्स फाइल है, जैसा कि मैंने बताया एमसीडी में ऑलरेडी कंप्लेंट फाइल है कि औपचारिकताओं को पूरा किए बगैर इसको बनवाने की कोशिश की जा रही है। और ये चूंकि बिल्डिंग डिपार्टमेंट सीधे एमसीडी के अंदर आता है
तो एमसीडी इज सपोज टू टेक एक्शन ऑन दिस और विल इंश्योर दैट एक्शन इज बीइंग टेकन। लेकिन क्या आपने कहा 6 या 7 लोग अभी भी मलबे में फंसे हुए हैं, क्या उनमें महिलाएं और बच्चे भी हैं क्या? जी बिल्कुल, एक परिवार है छोटा सा, माता पिता और 2 बच्चे हैं, उनके भी वो भी अभी अंदर फंसे हुए हैं, लेकिन अभी तक किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है और हम प्रार्थना करते हैं कि हो भी ना और सबको सुरक्षित निकाला जा सके उस मलबे के। आप वहाँ पहुंचे थे मौके पर? बिल्कुल मैं वहाँ पहुंचा हुआ था और अभी मैं वहाँ से एनडीआरएफ की टीम से बात कर रहा हूँ और उनको भी वहाँ पे पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूँ। क्यूआरटी टीम वहाँ पे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट पहुंच चुके हैं, हमारे पार्टी के कार्यकर्ता पहुंच चुके हैं, हमारे स्थानीय पार्षद पहुंच चुके हैं, सब लोग पहुंच चुके हैं। हाँ, इससे पहले कि इस पर सियासत हो, सबसे पहली बात यह है कि अगर कोई गैर कानून काम कर रहा था उसको हिरासत में तो लिया जाए। तो इस बिल्डर का कुछ पता है वो कहाँ पर है? बेशक उसको भी लोकेट कर रहे हैं हम, बिल्डर का डिटेल्स निकाल के उसको लोकेट करके पुलिस को सूचना दी जाएगी और ये सूचित करवाई जाएगी जिसके ऊपर कार्रवाई हो इस गलत एक्टिविटी के लिए। पर बिना परमिशन के इस तरह से किसी बिल्डिंग को तोड़ने का काम करना, ये तो बहुत बड़ी हिमाकत है। बिल्कुल गैर कानूनी है, बिल्कुल गैर कानूनी है। पूरी दिल्ली के अंदर देखिए, भारतीय जनता पार्टी शासित एमसीडी के अंडर में बिल्डिंग डिपार्टमेंट आता है और पूरी दिल्ली के अंदर वसूली का काम चल रहा है। औपचारिकताओं को पूरा करने के नाम पे वसूलियां होती हैं, औपचारिकताएं पूरी हो जाए तब भी वसूलियां होती हैं और न हो तो भी वसूलियां होती। तो ये पूरा मिला जुला नेक्सस है। आपने सुना होगा पिछले कुछ दिनों में दिल्ली 6 के इलाके में भी बिल्डिंगें गिरी, पुरानी बिल्डिंगें गिरी थी, उसमें भी एमसीडी की तरफ से लैप्सेस सामने आए। तो ये और जिम्मेदार होकर अगर काम करना शुरू कर दें तो इस तरह की घटनाओं से बचा सकता है। जी, दिलीप पांडे जी, हमसे बात करने के लिए धन्यवाद। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भी इस हादसे पर दुख जताया है। उन्होंने ट्वीट करके लिखा है कि सबसे सब्जी मंडी इलाके में इमारत गिरने का हादसा बेहद दुखद है। प्रशासन राहत और बचाव कार्य में जुटा है। जिला प्रशासन के माध्यम से मैं खुद हालात पर नजर बनाए हुए हूं। अब दिल्ली के सब्जी मंडी इलाके में गिरी इमारत में कई लोग दबे हुए हैं, ऐसी खबर आई है। वहां से स्थानीय की कुछ रिएक्शंस आ रहे हैं, आइए सुनते हैं। दीपक बिष्ट हमारे साथ जुड़ रहे हैं। दीपक, बताइए वहां पर लोगों का क्या कहना है? उस क्षेत्र के जो एमएलए हैं दिलीप पांडे, उनका कहना है कि ये नेग्लिजेंस की वजह से हुआ है। बिल्डर को परमिशन नहीं थी इमारत गिराने की और ऊपर से तोड़ने की जगह उसने नींव में ही ड्रिल करना शुरू किया, जिसकी वजह से ये इमारत गिर गई है। देखिए, यहाँ पर जो जसनीदीप है उनका ये कहना था कि काफी समय से पुरानी बिल्डिंग थी और उसकी वजह से यहाँ पर नीचे जो है हलवाई की दुकान थी, उसके ऊपर जो है बिल्डिंग थी। 3 मंजिला ये बिल्डिंग बताई जा रही है, ग्राउंड फ्लोर समेत। और यहाँ पर अभी भी आप देख सकते हैं यहाँ रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है, पुलिस अधिकारी यहाँ पर है, क्योंकि ये बताया जा रहा है कि 2 से 3 बच्चे वहाँ से मौके से निकल रहे थे और साथ ही 2 से 3 मजदूर वहाँ पर थे, जिसकी वजह से ये सभी बिल्डिंग की चपेट में आए हैं। जबकि एक पान वाला जो था वो यहाँ पर था और पान वाले को निकाला गया है, उसको बचाया गया है। साथ ही जो लोग स्थानीय हैं वो उससे हम जानकारी लेते हैं कि क्या हुआ था, कितने बजे का भाई साहब ये हादसा हुआ है, जरा बताएं। हाँ, कौन कौन लोग यहाँ पर, क्या बिल्डिंग में कोई रहता था? कोई रहता था, बर्गर से 3-4 बच्चे और पान वाला पनवाड़ी था। हाँ, बिल्डिंग के खिलाफ एक बच्चे गिर गए, 2 बच्चे जा रहे थे, वो भी दब रहे थे। हाँ, और जो बच्चे थे वो आसपास के रहने वाले हैं या आसपास के ये बाजार से जा रहे थे? बिल्डिंग के अंदर कोई रहता था? ये देखिए, एक शव यहाँ पर निकाला गया है, जो यहाँ पर पुलिस अधिकारी और दूसरे लोग यहाँ पर आए हैं और जो यहाँ पर मलबा है उसे निकाला जा रहा है, क्योंकि कुछ लोग यहाँ पर दबे हो सकते हैं, ये आशंका अभी तक है। लेकिन फिलहाल एक पनवाड़ी को यहाँ पर बचाया गया है, पुलिस अधिकारी मौके पर है, क्योंकि जितने भी लोग यहाँ पर रेस्क्यू ऑपरेशन करा रहे हैं वो यहाँ पर से जा रहे हैं, क्योंकि सबसे अहम चीज यहाँ पर पुलिस का कहना है कि यहाँ पर दूर रहें, क्योंकि बिल्डिंग के जो मलबा है उसको हटाने में कोई दिक्कत आ सकती है। आप देख सकते हैं पीछे की तरफ यहाँ सभी लोग जो स्थानीय लोग हैं वो सबसे ज्यादा यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि शुरुआत से ही स्थानीय लोगों ने इस पूरे यहाँ पर घटनाक्रम पर मोर्चा संभाला था और उसके बाद से अब लगातार यहाँ पर जो सिविल डिफेंस के लोग पहुंचे हैं वो भी कोशिश कर रहे हैं। लेकिन स्थानीय लोग और दमकल विभाग की टीमें यहाँ पर मौके पर हैं और कोशिश की जा रही है कि जल्द से जल्द उस मलबे को हटाया जाए। तकरीबन 10 फीट के आसपास ये मलबा यहाँ पर जमा है, उस मलबे को हटाने के लिए यहाँ पर क्रेन को लाया गया है, क्योंकि क्रेन सबसे महत्वपूर्ण है। क्रेन से जल्दी ये मलबा खींचा जाएगा, क्योंकि
जो लोग अंदर फंसे हुए हैं उनको बचाने की कवायद यहाँ पर सबसे पहले है और यही चीज यहाँ पर देखने को मिल रही है, क्योंकि ये बताया जा रहा है कि 2 से 3 बच्चे जो वहाँ पर खेल रहे थे, वहाँ से गुजर रहे थे, वो इसकी चपेट में आए हैं, क्योंकि जब बिल्डिंग भरभरा कर गिरी है तो वहाँ पर मजदूर भी थे और वो भी इसकी चपेट में आए हैं। तो कुल मिलाकर 4 से 5 लोग इसकी चपेट में आ सकते हैं, क्योंकि बिल्डिंग के अंदर कोई नहीं रहता था, ये आशंका यहाँ पर लोगों के द्वारा की गई है। लेकिन आप देख सकते हैं यहाँ पर जो हालात हैं अभी भी कमोबेश इसी तरह की, क्योंकि छोटी और तंग गली है और सब्जी मंडी का ये इलाका जो है रोबिन सिनेमा के पास का, वहाँ पर की बिल्डिंग की तस्वीरें आप देखिए, सीधी तस्वीरें आप देख सकते हैं बिल्डिंग की। यहाँ पर लोग जो है स्थानीय लोग यहाँ पर काम कर रहे हैं, सिविल डिफेंस के लोग यहाँ पर बचाने की कवायद कर रहे हैं, क्योंकि पुराना मकान हो चुका था। ये बताया जा रहा है कि उसके अंदर कोई रहता नहीं था और एक लाला जी जिनका ये मकान था, उनके नीचे ग्राउंड फ्लोर पर हलवाई की दुकान थी और यही वजह है कि यहाँ पर जो जब ये गिरा था उस वक्त सिर्फ उतने ही लोग थे जो इसकी चपेट में आए हैं। बाकी लोग अभी तक चपेट में आए हैं नहीं आए हैं इसके बारे में प्रशासनिक स्तर पर कोई जानकारी नहीं मिल रही है, लेकिन ये तय है कि कुछ लोग जरूर दबे हैं। जी लेकिन क्या आपने कहा कि वहाँ कुछ बच्चे भी फंसे हैं, एक परिवार वहाँ फंसा है, ऐसा अनुमान है क्या? किसी को अभी तक निकाला गया है? 2 लोगों को निकाला है या उससे ज्यादा भी लोगों को निकाला है? किसी की आवाजें वहाँ से आ रही हैं मलबे के अंदर से? किस एरिया में, किस जगह पर है जहाँ पर लोगों के फंसे होने की आशंका है? दीपक, आप जहाँ खड़े हैं, और इस तरह से अगर वहाँ भीड़ लगी रही तो क्या राहत कार्य में दिक्कत नहीं होगी, बाधा नहीं होगी? बिल्कुल निश्चित तौर पर देखिए, जितनी यहाँ पर पब्लिक है उसके हिसाब से अगर किसी की आवाजें भी आ रही होंगी तो वो दब जाएंगी। लेकिन ये बताया जा रहा है कि उस बिल्डिंग के अंदर कोई परिवार रहता नहीं था आनंद, और सबसे अहम चीज यह है कि जो 2 से 3 बच्चे दबने की बात की जा रही है वो भी इसलिए क्योंकि वो बच्चे नीचे बिल्डिंग के ठीक नीचे खड़े हुए थे और साथ ही वहाँ पर 2 से 3 मजदूर काम कर रहे थे, जिसके बाद ये बिल्डिंग अचानक भरभरा कर गिरी है और वहाँ पर जो पान की दुकान का एक खोखा युवक चलाता था उसके ऊपर भी मलबा गिरा, जिसके बाद लोगों ने उसे बमुश्किल निकाल के अस्पताल भिजवाया है, जबकि बाकी 5 से 6 लोग अभी दबे होने की आशंका यहाँ पर है। इसको लेकर जो स्थानीय लोग हैं वो उन्हें ज्यादा जानकारी है, क्योंकि उनका कहना है कि बिल्डिंग में कोई रहता नहीं था, काफी पुरानी बिल्डिंग थी और स्थानीय लोग कोशिश कर रहे हैं कि इसके लिए बचाव राहत का कार्य हो, उससे कुछ लोग अगर बचे निकाले जा सके तो। हाँ, क्या आप बताइए क्या हुआ था? मैं सप्लाई करता हूँ, नजर आ रही थी, बिल्डिंग गिर गई, उधर की तरफ गिरी और हमने विभाग में सब बच्चे जब उतरवा रहे हैं और भी मजदूर भी यहाँ पर बिल्डिंग का काम कर रहा था, बच्चे एकदम दब गए सारे बच्चे दबे। अच्छा, तो जो लेबर दबी थी वो जो काम करने की कोई दबी है, कितने लोग हो सकते हैं? कम से कम एक लेबर कम से कम डाला करते 4-5 बच्चे और काफी पुरानी थी, काफी पुरानी बिल्डिंग थी, कोई वो नहीं थी। अब कोई रहता था वहाँ? कोई रहता था? हाँ रहते थे, हलवाई की दुकान है, रोबोट चलती थी, 2 दिन से काम चल रहा था रिपेयरिंग का, उन्होंने वो जब होती तो एकदम बिल्डिंग मतलब रिपेयरिंग का काम जो चल रहा था उसी की वजह से बिल्डिंग जी, यही बात दीपक, यही बात दिलीप पांडे आम आदमी पार्टी के एमएलए हैं उस एरिया, उस इलाके से, उनका भी यही कहना है कि वहां पर बिल्डिंग के नींव पर ड्रिलिंग का काम शुरू किया था बिल्डर ने, और जिसकी उसके पास परमिशन नहीं थी, जिसकी वजह से ये बिल्डिंग गिरी है। ऊपर के इलाकों में, ऊपर के मालों में कोई नहीं रहता था, लेकिन ग्राउंड फ्लोर पे जैसा आपने कहा एक दुकान थी और उस दुकान से जुड़ा शायद एक परिवार है, ये उनका कहना है। आप कह रहे हैं कि वहां 2 या 3 बच्चे फंसे हुए हैं और कुछ वहां पर मजदूर भी हैं जो वहां मौजूद थे, और एक पान वाला था जो वहां से गुजर रहा था जो फिर इसी मलबे में फंस गया, उसको निकाल लिया गया है, लेकिन अभी भी कुछ लोग वहां फंसे हुए हैं। तस्वीरें यहाँ आ रही हैं, देखिए कुछ महिलाएं हैं जो चिंतित हैं, रो रही हैं, शायद उन्हीं के बच्चे हैं वहां पर या उन्हीं का कोई परिजन है जो फंसा हुआ है। राहत कार्य स्क्रीन के बाईं तरफ आप देख रहे हैं जहां पर अब लोगों को धीरे धीरे थोड़ा क्लियर किया जा रहा है और फिर मलबे को निकालने का काम किया जा रहा है। एक कहीं ना कहीं एक चेन जैसी बनाई गई है कि अंदर से मलबा निकालकर उसको बाहर की तरफ निकाला जा रहा है। दीपक बताइए क्या हो रहा है अब? देखिए, यहाँ पर अभी तक लगातार जो स्थानीय लोग हैं कोशिश कर रहे हैं, उन्हीं के प्रयास से यहाँ पर कुछ जाने बच सकती है, क्योंकि जितनी तेजी से मलबा उन लोगों ने हटाना शुरू किया है वो यहाँ पर देखा जा सकता है। क्योंकि शुरुआत की जो तस्वीर है वो लगातार जिस वक्त से मलबा गिरा है उसके बाद से स्थानीय लोग यहाँ पर कोशिश कर रहे हैं कि जल्द से जल्द इस मलबे को हटाया जाए, क्योंकि सबसे अहम इस मलबे को हटाया जाना है, क्योंकि
यहाँ पर जिस तरह की छोटी गलियां हैं उसके हिसाब से जो दमकल की गाड़ियां हैं उनको मुश्किल बहुत समय लगा यहाँ पहुंचने में। तो जिसके बाद अब यहाँ के लोग कोशिश कर रहे हैं कि जो लोग दबे हैं, क्योंकि यहाँ पर जो चश्मदीद है उनका कहना है कि 2 से 3 बच्चे हो सकते हैं और 2 से 3 मजदूर हो सकते हैं। यानी फिगर अभी भी कंफर्म नहीं है कि कितने लोग हो सकते हैं, लेकिन ये माना जा रहा है कि 4 से 5 लोग यहाँ पर दबे हो सकते हैं, क्योंकि जो सड़क के किनारे यहाँ से गुजर रहे थे उनके ऊपर ये बिल्डिंग भरभरा कर गिरी है। क्योंकि ये लंबी सी यहाँ पर एक सड़क है, इस सड़क के बाद जो मलबा गिरा है ठीक इसके आसपास नहीं बल्कि सामने की तरफ गिरा है। तो उसका खामियाजा जो सड़क पर चलने वाले लोग हैं उन्होंने यहाँ पर उसको उठाया है। और यहाँ पर जो चीजें सामने आ रही है अभी तक वो यही कि इतने लोग दबे हो सकते हैं, उनको निकालने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। जी अखाड़ा में इस वक्त की बड़ी खबर सुप्रीम कोर्ट से आ रही है। पेगासस जासूसी मामले में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुरक्षित किया है। कोर्ट इस बात पर फैसला देना है कि इस जासूसी मामले में कोई जांच होगी या नहीं, अगर होगी तो जांच कौन करेगा। इस वक्त सरकार की तरफ से ये एक बार फिर से सुप्रीम कोर्ट में ये कहा गया है कि नेशनल सिक्योरिटी का हवाला देकर सरकार ने ये कहा है कि डिटेल्ड एफिडेविट वो फाइल नहीं करेगा, लेकिन हाँ केस बाय केस एक कमेटी अगर सुप्रीम कोर्ट नियुक्त करे और केस बाय केस इसकी अगर जांच हो तो सरकार उसके पक्ष में है। एहतशाम जुड़ रहे हैं डिटेल्स के साथ। तो सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर सुरक्षित किया है, लेकिन सरकार की तरफ से एक बार फिर नेशनल सिक्योरिटी का हवाला दिया गया है कि सारी डिटेल्स एक एफिडेविट में हम नहीं डाल सकते। बिल्कुल सरकार की तरफ से यही बात कही गई कि अगर एफिडेविट में ये बातें, ये डिटेल्स लिखे जाते हैं कि किसी का किस सॉफ्टवेयर से फोन हैक किया गया है, तो ये एक खतरनाक बात होगी और इसका फायदा जो आतंकी संगठन है वो उठा सकते हैं, क्योंकि सरकार आमतौर पर सर्वेलेंस करती है सुरक्षा की दृष्टि से और इसे गोपनीय रखा जाता है। अगर ये बातें सार्वजनिक हो जाएंगी तो फिर पूरी सुरक्षा व्यवस्था पे इसका असर पड़ सकता है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस बात पे बहुत ज्यादा तवज्जो नहीं दिया और सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि हमें सिर्फ लिमिटेड एस्पेक्ट पे आपका हलफनामा चाहिए कि क्या जासूसी की गई है जिन लोगों की जिन्होंने यहाँ याचिका दाखिल की है, और अगर की गई है तो वो नियम के मुताबिक हुआ है या नहीं, कानून का पालन हुआ है कि नहीं, वो हमें बता दें, क्योंकि सरकार को इस बात की आजादी है कि वो नियम और कानून के तहत किसी का भी सर्वेलेंस कर सकती है। तो ये बात, लेकिन अभी तक सरकार ये स्टैंड ले रही है कि हम इस पर कोई हलफनामा नहीं देंगे। आखिरी मौका एक बार और आज सरकार को सुप्रीम कोर्ट ने दिया है कि 2-3 दिन लगेगा इस फैसले को लिखने में। तब तक अगर आपका कुछ मन बदलता है तो अपनी बात आप हमें कह सकते हैं, लेकिन कोर्ट के आज के रवैये से ये साफ है कि अब जो आदेश आएगा उसमें हो सकता है कि किसी जांच कमेटी का गठन किया जाए। जी, क्योंकि सरकार ने भी ये कहा है कि जांच कमेटी में केस बाय केस इंडिविजुअल बेसिस पर अगर आप उसको संज्ञान में लेना चाहें तो कमेटी के सामने वो अपनी बात रखें और फिर उसको हम उसका जवाब दे सकते हैं, लेकिन पब्लिक डोमेन में हम ये नहीं बता सकते, क्योंकि अगर कुछ भी किया गया है तो वो सही प्रोसीजर और अप्रूवल्स के बाद ही किया गया है, लेकिन कैसे किया गया है, क्यों किया गया है, ये हम जनसाधारण को सामान्य नहीं कर सकते। इसको हमको कॉन्फिडेंशियल रखना होगा। नेशनल सिक्योरिटी का हवाला दिया है सरकार ने। धन्यवाद एहतशाम। अच्छे से अच्छा काम हो वो मेरी प्रायोरिटी। आनंद बहुत है, बहुत आनंद है। जब उसका नाम आया है ना तो हमको बहुत खुशी का आनंद माहौल है। Totally a surprise for us also, and I'm very happy for my father. गुजरात से बड़ी खबर न्यूज 18 के जनक देवे की रिपोर्ट है कि नए मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने के लिए गृह मंत्री अमित शाह अहमदाबाद पहुंच चुके हैं। अमित शाह के अहमदाबाद पहुंचने पर बीजेपी नेताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। खुद भूपेंद्र पटेल भी उनके स्वागत के लिए एयरपोर्ट पहुंचे थे। सबसे पहले उन्होंने ही अमित शाह को गुलदस्ता दिया। इसके बाद वहां मौजूद बीजेपी के दूसरे नेताओं ने भी उनका स्वागत किया। यही नहीं, एयरपोर्ट पर अमित शाह के स्वागत के लिए वहां ढोल नगाड़े भी बजाए गए। तो ये तस्वीरें जहां पर गुजरात के सभी नेता वहां अमित शाह जी का स्वागत करते हुए, गृह मंत्री अमित शाह वहां पहुंचे हैं भूपेंद्र पटेल के शपथ ग्रहण समारोह के लिए। सबको चौंका देने वाला निर्णय बीजेपी का, जहां भूपेंद्र पटेल जो कि रेडार में ही नहीं थे, किसी के पूर्व औडा चीफ हैं और घाटलोडिया से एमएलए हैं, उनको गुजरात का अगला मुख्यमंत्री चुना गया है। और अब इस शपथ ग्रहण समारोह के लिए अमित शाह खुद वहां पहुंचे हैं।
कई सारी अटकलें लगी थी, कई सारे नाम वहां पर राउंड्स पर थे, लेकिन भूपेंद्र पटेल की चॉइस ने सबको चौंका दिया। ये दो तस्वीरें, एक तरफ ढोल नगाड़ों से अमित शाह जी का स्वागत और दूसरी तरफ वही वो चेहरा देखिए, भूपेंद्र पटेल हैं जिन्होंने जो सबसे पहले वहां मौजूद थे, जिन्होंने अमित शाह का खुद स्वागत किया और फिर उसके बाद बीजेपी के अन्य नेता मास्क पहनकर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए फिर अमित शाह जी से मिलते हुए खुद गृह मंत्री अमित शाह वहां पहुंचे हैं शपथ ग्रहण समारोह के लिए। और एक एक करके बीजेपी के कई सारे वरिष्ठ नेता हैं गुजरात के जो कि वहां मौजूद थे। ये वो चित्र है जहां सबसे पहले गुलदस्ता देकर मुख्यमंत्री इलेक्ट, चीफ मिनिस्टर इलेक्ट जिन्हें कहा जाता है, भूपेंद्र पटेल, वही वहां पहुंचे और अमित शाह से मिलने के बाद फिर सबसे पहले उन्होंने ही उनका स्वागत किया अहमदाबाद में जैसे ही गृह मंत्री अमित शाह वहां पहुंचे। अब गुजरात के नए मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल के जनक दवे लाइव जुड़ रहे हैं हमारे साथ। जनक, 2:30 बजे के करीब शपथ ग्रहण समारोह है, लेकिन भूपेंद्र पटेल अगर देखा जाए तो कई लोग कहते हैं कि जो अब गवर्नर हैं उत्तर प्रदेश की आनंदीबेन पटेल, उनके करीबी माने जाते हैं और गुजरात में या बीजेपी के ऑर्गेनाइजेशन में भले ही ना जुड़े हों, लेकिन आउडा के पहले चीफ रह चुके हैं, यानी कि अहमदाबाद नगर पालिका में उनकी भूमिका रही है। देखिए आनंद, सबसे पहले मैं तस्वीरें दिखा दूं क्योंकि अब थोड़ी देर के बाद ही यहाँ पर शपथ समारोह शुरू हो जा रहा है और आप तस्वीरें देख सकते हैं कि विधायकों के साथ या ये पूरा जो जहाँ पे मेजमा लगा हुआ है पूरे विधायकों का इलाका है और सामने यहाँ पर सबको बिठाया गया है। सामने आप देख सकते हैं उनका इंतज़ार किया जा रहा है। लगभग अब से आधे घंटे में यहाँ पर सारे जो निमंत्रित मेहमान हैं वो वहाँ पर होंगे। तकरीबन 650 लोगों को विधायकों के साथ साथ 650 लोगों को VIP को निमंत्रित किया गया है। कोविड प्रोटोकॉल के लिए भी बार बार कहा गया है, तो ये तस्वीरें आपको मैं दिखा दूं। जहां तक दूसरी बात है, मैं कुछ विधायकों से भी मैं बात कराऊंगा, लेकिन ये दूसरी बात आपने जहां कही कि बीजेपी ने इनका चयन करके एक संदेश ये दे दिया कि छोटा कार्यकर्ता भी उनको अगर जिम्मेवारी दी जाती है तो मुख्यमंत्री बन सकता है। आनंद, एक कल की खबर बताऊं, जब दोपहर 3 बजे विधायक दल की बैठक है, 2 बजे सभी विधायकों को कमलम कार्यालय पर बुलाया गया है। 11 सवा 11 बजे खुद भूपेंद्र पटेल अपने चुनावी क्षेत्र में संगठन की एक छोटी बैठक ले रहे हैं, वहां पे ट्री प्लांटेशन का प्रोग्राम कर रहे हैं। यानी उन्हें अंदेशा नहीं है कि 3 घंटे बाद जो विधायक दल की जो जिम्मेवारी है वो उनके चेहरे पर लगाई जाएगी, तो ये सेहरा उनके सर पे होगा। तो ये तरीके की बात है। जहां तक अब किस इलाके से लगते हैं, तो अगर उनकी बात करें, औडा में वो चेयरमैन रहे और एक कहें कि पहला ही चुनाव में इसलिए उनको मुख्यमंत्री बनने का मौका भी मिला। तो कई ऐसे विधायक भी हैं जिनसे मैं बात कराऊंगा। योगेश जी हैं साथ, बताएं भूपेंद्र पटेल का चयन लगता है कार्यकर्ता, छोटा कार्यकर्ता भी मुख्यमंत्री बन सकता है, ये मैसेज देने की कोशिश है। भारतीय जनता पार्टी की यही प्रणालिका रही है कि छोटे से छोटा कार्यकर्ता को कहीं भी बिठा सकते हैं और जिम्मेदारी मिल सकती है। बिल्कुल, तो ये देखिए मैंने जो बात कही थी वही, चूंकि यहाँ पर पद नहीं जिम्मेवारी की बात है। कुछ और हैं, नीमाबेन आचार्य हैं यहाँ से, भूज से विधायक, उनसे पूछते हैं। मैम, जो चयन हुआ भूपेंद्र पटेल का, किस तरीके से देखते हैं? पार्टी जो नक्की करती है, भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है कि सामान्य कार्यकर्ता को भी कोई भी होद्दा मिल सकता है। तो ये तो हमारे साथ MLA है और 4 साल से हमारे साथ बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और बहुत ही सामाजिक संस्थाओं के साथ जुड़े हुए हैं। वहीवटी एक्सपीरियंस भी उनको है, तो हमें सबको पूरा विश्वास है हमारे नेतृत्व पे कि जरूर भूपेंद्र। देखिए आनंद, हर विधायक यहाँ पे जंक्साबेन पे है, 84 विधायक ऐसे। जंक्साबेन, किस तरीके से देखते हैं इससे जो नियुक्ति की गई है? ये जो पद है वो नरेंद्र भाई मोदी का जो है उसमें सब लोग को सबसे श्रेष्ठ करना पड़ेगा, क्योंकि मोदी साहब ने जिस हिसाब से काम किया है, गुजरात का विकास किया है, उसी हिसाब से पब्लिक भी आज वो एक्सपेक्टेशन चाह रही है
तो जिस हिसाब से मोदी साहब ने जिस चेहरे को हम लोग के सामने रखा हुआ है तो वो श्रेष्ठ ही रहेगा, हम लोग ऐसे सोचते हैं। जो ये बात है आनंद, हर विधायक की यही बात कह रहा है, पद नहीं जिम्मेवारी है और वो जिम्मेवारी बदलती रहती है। और तो यहाँ पर अब देखिए एक के बाद एक विधायकों का तांता लगना शुरू हो गया है। तकरीबन 650 लोग यहाँ पर। जनक, इसमें इंटरेस्टिंग ये है कि पिछली बार विजय रूपाणी जी भी 15 महीने पहले वो आनंदीबेन पटेल की उन्होंने जगह ली थी। इस बार भूपेंद्र पटेल भी 15 महीने पहले इनको कार्यभार मिल रहा है। पाटीदार समुदाय में कई सारे ऑर्गेनाइजेशन से ये जुड़े हुए हैं और भले ही बीजेपी में ऑर्गेनाइजेशनल रोल ना हो, लेकिन जो सोशल ऑर्गेनाइजेशंस हैं गुजरात में और खासकर पाटीदार समुदाय में, इनका काफी वर्चस्व है। जाहिर सी बात है, तभी उस चेहरे पर पसंद उतारी गई होगी। और आप आनंद, आप भी लंबे समय से देखते हैं नरेंद्र भाई की कार्यशैली, अमित भाई की कार्यशैली। अगर नया चेहरा लाना है, अगर नए चेहरे पर दांव आजमाना है, देखिए सब सारे चेहरों को बताया जा रहा था कि ये हो सकता है, ये हो सकता है, लेकिन एक सस्पेंस जरूर रहेगा। ये बात भी मैं सुबह जिस दिन से 3 नामों को आगे रखा, उस दिन से कहा उनको लगभग मैं 18 साल से राजनीति में देख रहा हूँ बेहद नजदीक से नरेंद्र भाई को, और ये हमेशा चौंकाने वाला फैसला होता है। उस दिन मैंने आनंद, मैंने ट्वीट भी किया था जब इनको उन्होंने इस्तीफा दिया विजय रूपाणी ने, उस दिन ही मैंने कहा कि मेरे नाम जो भी अभी चल रहे हो, लेकिन ऐसा जरूर कोई नाम होगा जो सबको चौंका देगा, और बिल्कुल उसी तरीके से हो। और कहीं ना कहीं ये, क्योंकि ये कहीं पे होड़ में नहीं थे, तो क्या इनको सारे ग्रुप्स में से समर्थन भी मिलेगा? क्योंकि ये ऐसे व्यक्ति हैं जिनका अभी तक कोई ऑर्गेनाइजेशनल रोल था ही नहीं, काम वो अपना कर रहे थे, घाटलोडिया से एमएलए थे, अच्छे मार्जिन से उन्होंने अपने कांग्रेस के प्रतिद्वंदी को हराया 2017 में, लेकिन क्या इनको सबकी तरफ से सपोर्ट मिलेगा? क्या पार्टी में कहीं कोई भाई अनबन होगी इनके चुनाव की वजह से? जनक, बिल्कुल। अगर आनंद, मैं आपके सवाल को अगर दूसरी तरह से देखें और जवाब उसका दूं तो मैं ये कहना चाहूँगा कि देखिए उनका चुनाव हो गया वो उनके कैलिबर पर, वो एक डाउन टू अर्थ इंसान है, लोगों के बीच कार्यकर्ता रहे हैं, लोगों के बीच रहे हैं। अब उनके जब जिम्मेवारी दे दी गई, जिम्मेवारी दी जाती है कोई नए चेहरे को, लेकिन चुनौतियाँ बहुत है। आपको ये भी समझना होगा ना कि राजनीति में लंबा अनुभव रखने वाले विजय भाई को जब हटाया जाता है तो उसके पीछे कोई कारण होगा। अगर वो कारण रखा गया और आपको जब जो उनकी जिम्मेवारी दी जाती है तो जरूर उसके पीछे आपको बहुत सी चुनौतियां होगी। संगठन के साथ बेहतर तरीके से तालमेल करना होगा। विजय भाई पर यही दिक्कत रही कि कहीं संगठन के साथ तालमेल में कमी रही, एडमिनिस्ट्रेटिव कमांड में कहीं लैकिंग थी, ये बात उठ रही थी, और यही चुनौतियां हैं। आपको संगठन के साथ तालमेल करना है, 1.5 साल का वक्त है, ज्यादा वक्त नहीं है आपके पास, वो 1.25 साल ही गिन लीजिए। 1.25 साल में आपको वो परफॉर्म करके दिखाना है, क्योंकि वो विजय भाई 2017 के चुनाव में इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाए थे, केवल 99 पर अटक गई थी बीजेपी सरकार, जो अब तक 2/3 बहुमत से जीती आई। तो ऐसे में चुनौतियां बहुत है। मुख्यमंत्री बन जाए अच्छी बात है, एक कार्यकर्ता को जिम्मेवारी दी जाए बहुत अच्छी बात है, लेकिन बहुत सारी उम्मीदें हैं, नेतृत्व ने बहुत सारी जिम्मेवारी उनके कंधों पर दी है, वो जिम्मेवारी उनको बहुत अच्छी तरीके से निभानी होगी। संगठन के साथ, सरकार के साथ अपने जगह चुनौतियां हैं और उन चुनौतियों से उन्हें मुकाबला करना ही होगा। जी, अगर हम कर्नाटक में देखें और अब हम गुजरात में देखें तो एक और है कि 60 वर्ष से कम पर कम से कम 15 से 20 साल राजनीति में और पब्लिक लाइफ में उन्होंने बिताया, ऐसे लोगों को चुना गया। और बासवराज मुंबई जो है आज वहां अहमदाबाद पहुंचे हैं शपथ ग्रहण समारोह के लिए। अब गुजरात के नए मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल के शपथ ग्रहण से पहले न्यूज 18 की टीम ने बीजेपी के पर्यवेक्षक नरेंद्र सिंह तोमर और प्रहलाद जोशी से बातचीत की। उन्होंने क्या कहा, ये सुनते हैं। क्या ऐसा कुछ हुआ कि यहाँ पर अचानक से नेतृत्व बदलाव करने की जरूरत पड़ी? देखिए, स्वाभाविक रूप से तो पार्टी की व्यवस्था है, और अभी विजय भाई रूपाणी जी ने रिजाइन किया तो नए नेता के चयन की आवश्यकता पड़ी, और नए नेता के रूप में विधानमंडल दल ने सर्वसम्मति से भूपेंद्र पटेल जी का नाम चयनित किया है। आज उनकी शपथ हो जाएगी और वो मुख्यमंत्री के रूप में काम करेंगे, और मुझे लगता है उनका कार्यकाल सफल होगा और उनके साथ सभी लोग मिलकर काम करेंगे तो हम पहले से अधिक सीटें 2022 में जीतेंगे। सर, ये भी कहा जाए कि उप मुख्यमंत्री नितिन पटेल काफ़ी कुछ नाराज़ दिख रहे थे, उन्होंने भी दावेदारी पेश की थी कि मुझे बनाया जाए, इस तरीके की बात भी रही है। ये मैं समझता हूँ ये वैसी बात है। नितिन पटेल जी कल दोपहर पर मेरे साथ थे, शाम को भी मेरे साथ थे, रात को 12 बजे तक भी हम साथ थे। उनके मन में कोई ऐसी नाराज़गी नहीं है। सभी लोगों ने मिलकर भूपेंद्र पटेल जी को चयन किया है। विजय भाई रूपाणी जी ने उनके नाम का प्रस्ताव किया,
नितिन भाई पटेल और भूपेंद्र चुड़ासमा सहित 6-7-8 लोगों ने उसका समर्थन किया और पूरे विधानमंडल ने उसकी समर्थन की है। जोशी साहब, 2016 में भी बदलाव किया गया, विजय भाई को जिम्मेवारी दी गई, वापस 2022 आया तब ये जिम्मेवारी बदली गई। क्या ऐसी ज़रूरत पड़ जाती है बीजेपी में कि मुख्यमंत्री बदलने पड़ते हैं? नहीं, जब देखिए नया नेतृत्व को सौंपाना, ऐसे जब निर्णय हुआ, स्वयं रूपानी जी राष्ट्रीय नेतृत्व बैठ के तो जब चर्चा कर रहे थे कि लगा कि नया नेतृत्व को अभी जिम्मेदारी सौंपना है। ये तो भारतीय जनता पार्टी में नया व्यक्ति को जिम्मेदारी देना ये प्रक्रिया अत्यंत स्वाभाविक है। तो इसका अर्थ ये नहीं कि सिर्फ चुनाव ही मद्देनजर रखते हुए ये किए है, और ये भी नहीं है कि पहले जो मुख्यमंत्री वो काम भी अच्छा नहीं किया, ये भी बिल्कुल गलत है। रूपानी साहब तो बहुत बढ़िया काम किया है, लेकिन एक पॉलिटिकल स्ट्रेटजी के कारण हो और एक नया स्ट्रेटजी क्या, वो स्ट्रेटजी हम आपको नहीं बोलते, स्ट्रेटजी हमारा आंतरिक रहता है, क्योंकि आगे का स्ट्रेटजी हमको करना है, तो स्ट्रेटजी पब्लिक करने के लिए नहीं होता है। तो इसीलिए हम सोच समझ के भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय नेतृत्व तो निर्णय किया है और स्वयं उसको रूपानी साहब ने स्वीकार किया है। नया नेतृत्व को सौंपने से पार्टी को फायदा होगा करके उन्होंने निर्णय किया है। कहीं ये कहा जा रहा है कि नई ऊर्जा, नया चेहरा, नया जोश, नया तरीका, इसकी बात विजय रूपाणी जी ने भी की, और कहीं ना कहीं कहा जा रहा है कि विजय रूपाणी जी ने ही इसका प्रस्ताव रखा कि देखिए आप किसी और को चुनिए। कहीं ना कहीं ऐसे भी आपको लगता है संगठन में कि इस बार तो पाटीदार एजिटेशन नहीं है, पर चुनौतियां ऐसी नहीं, छोटी नहीं है, और बीजेपी को और बड़े मार्जिन से जिताने का लक्ष्य होगा भूपेंद्र पटेल जी के पास, और 1.5 साल का समय आसान नहीं है, काम बहुत करना होगा। जनक, आप बिल्कुल आनंद आप सह रहे हैं। मैंने जिस तरीके से कहा, पार्टी के अंदर, सरकार के अंदर और सरकार के बाहर, ये तीनों जगह पर चुनौतियां हैं। इन चुनौतियों में विफल कहीं पे विजय भाई रहे, तभी उन्हें बदला गया, ये भी समझना होगा। तो अब जब आप उनको लेके आए, नई जिम्मेवारी दी है, नए तो उम्मीदवार के तौर पर जब ले आए हैं, तो उन्हें बहुत सारी चुनौतियों से जूझना पड़ेगा, और ये अपने आप चुनौतियां बड़ी है। अब संगठन के साथ तालमेल करना है। आप जिस तरीके से भी कर्नाटक की बात कर रहे थे, तो जो सिलेक्शन क्राइटेरिया रहा, अब CR पाटिल जो अध्यक्ष है वो इसी फॉर्मूले पे आगे बढ़ रहे हैं। हो सकता है क्योंकि अब जो नई मंत्रिमंडल होगा उसमें जो मेरी जानकारी आ रही है उसके मुताबिक विजय रूपाणी सरकार के लगभग आधे मंत्रियों को घर बिठाया जाएगा, नए चेहरों को स्थान दिया जाएगा। और यही चीज अगर इम्प्लीमेंटेशन, अगर थोड़ा मैं फ्लैशबैक में ले जाऊं आनंद, इस बार जो स्थानीय निकाय के चुनाव हुए उसमें जो स्ट्रेटेजी उन्होंने VCR पाटिल ने अख्तियार की, भाई ऐसे ही लगातार नहीं जीते हैं जी, यानी कि जहां किससे पहले की जनता कहे बदल दो, हम ही पहले से प्रोएक्टिव होकर बदल देते हैं ताकि कोई नई ऊर्जा, कोई एक चेंज आ जाए और कुछ अच्छा बदलाव आ जाए। जनक, आप अगले आधे 1 घंटे के लिए बिजी रहने वाले हैं, क्योंकि न्यूज़ 18 इंडिया पर भले ही अखाड़ा पर हम विराम लगाएंगे, खबरों पर विराम नहीं लग रहा है। खबरें जारी रहेंगी या न्यूज़ 18 इंडिया पर, गुजरात पर भी फोकस होगा। शिवानी के साथ बने रहिए।